हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम ऑर्थोपेडिक का रिव्यू लेके आ रहे हैं। सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, ये क्या है? ये एक यहाँ पर इस तरह का मांस दिख रहा है। अगर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये कैल्सिफाइड वेल डिफाइंड लेसन है। या दूसरे भाषा में बोलेंगे तो ये क्या है? रिंग शेप का है। कैसा है? रिंग शेप का या आर्क शेप का या पंक्चुएट कैल्सिफिकेशन है। ठीक है, एक्सरे फाइंडिंग में आपको ये मिला। तो आप क्या किसी पार्टिकुलर बीमारी या कोई सिम्टम पे गए थे? नहीं। ऐसा होता है कि आप किसी कारणवश अपना एक्सरे करवा रहे हैं बोन का, तो आपको एक ऐसा फाइंडिंग मिल गया क्योंकि इसके कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं। तो ये है क्या? इस फाइंडिंग को हम कहते हैं इकोकॉन्ड्रोमा। क्या है? इकोंड्रोमा है। ये क्या है इकोंड्रोमा? ये एक कार्टिलेज ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन कार्टिलेज ट्यूमर है हैंड और फीट का। ठीक है, या फिर इसको मोस्ट कॉमन इंट्रोसियस ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये मेडुलरी कैविटी इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है। और बोन का कौन सा पार्ट? तो हमारा मेटाफाइसिस। ठीक है, तो अगर इसका हम लोकेशन की बात करें तो ये मेटाफाइसिस ऑफ हैंड और फीट में होता है। तो इसमें हैंड और फीट में भी कहाँ पर? तो लॉन्ग बोन में। लॉन्ग बोन तो बहुत सारे हैं, कौन कौन सा? तो फ्यूमर का प्रॉक्सिमल या डिजिटल पार्ट, टिबिया का प्रॉक्सिमल पार्ट, ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है हैंड और फीट में, मेडुलरी कैविटी इन्वॉल्व होता है, उसमें भी मेटाफाइसिस और उसमें भी हाइलिन कार्टिलेज। इसमें जो होता है ना, 50% चांसेज होते हैं मैलिग्नेंट होने के। ठीक है, कितने परसेंट? 50%। और अगर इसको कोई डिफाइन करने कहे तो ये कैल्सिफाइड आर्क रिंग और पंक्चुएट कैल्सिफिकेशन है। ठीक है, अभी मैंने लोकेशन में क्या बताया कि ये लॉन्ग बोन में पाया जाता है, हैंड और फीट में। लेकिन अगर यही पेल्विस या स्कापुला में पाया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कॉन्ड्रोसार्कोमा कहेंगे। अभी क्या कह रहा है? इन कॉन्ड्रोमा। लेकिन यही अगर पेल्विस या स्कापुला में मिले तो इसको हम कॉन्ड्रोसार्कोमा कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होता है, ये एक्सीडेंटली मिलता है एक्सरे में। इसके मेनली आपको दो टाइप आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। एक होता है ऑयलर सिंड्रोम, दूसरा होता है माफूसी सिंड्रोम। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑयलर्स डिजीज। इसमें क्या होता है? मल्टीपल इनकॉन्ड्रोमेटोसिस देखने को मिलता है। देखिए, ये अगर एक फिंगर में रहता है तो इसको इंडोकॉन्ड्रोमा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? बहुत सारे दिख रहे हैं। और इसमें सिर्फ इंडोकॉन्ड्रोमेटोसिस ही होगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मेनली लेसन जो है वो बर्थ के टाइम में प्रेजेंट होता है, इनहेरिटेंशियल पैटर्न नहीं है। ये इनबोर्न इलर ऑफ इंडोकॉन्ड्रोमल ओसिफिकेशन में आता है। इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस 30% होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑयलर्स डिजीज है। इसमें क्या होता है? जो पेशेंट का लिम्ब है ना, वो छोटा हो जाता है और बॉल शेप का हो जाता है। और इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस 25 से 30% हैं। मोफिसी सिंड्रोम। मोफिसी सिंड्रोम में मेनली आपको मल्टीपल इंडोकैंड्रोमेटोसिस तो देखने को ही मिलेगा, इसके साथ हेम एंजियोमा और प्लेवोलिथ्स देखने को मिलेगा। ये प्लेवोलिथ्स क्या होता है? अगर बोन में कैल्शियम का क्या हो जाए, ये जमाव हो जाए, तो उसी को प्लेवोलिथ्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं वो 100% होते हैं। कितने परसेंट? 100% होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी दिख रहा है सब, लेकिन आपको डिफरेंस इसमें क्या है कि इसमें हेमेंजियोमा देखने को मिलता है। तो इसका जो है ना, इसके कारण कौन कौन से मेटास्टैटिस हो सकता है मेनली, तो याद कर लीजिए। बी से क्या होता है? ब्रेन ग्लियोमास। ओ से ओवेरियन कार्सिनोमा। एस से सॉफ्ट टिश्यू हेमेंजियोमा। और ई से इनकॉन्ड्रोमेटोसिस। ठीक है, अब चलिए पिक्चर से पहचानिए ये क्या है। अभी दो टाइप बताए, तो इसमें देखिए, एक तो इंडोकैंड्रोमेटोसिस है
और दूसरा क्या है, हेमएंजियोमा है, तो ये मोफिसी सिंड्रोम होगा। इसमें सिर्फ क्या दिखा रहा है, तो आपको मल्टीपल इंडोकॉन्ड्रोमा दिखा रहा है, तो ये ऑयलर सिंड्रोम होगा। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक डिफरेंस समझते हैं कि जैसे कि अभी बताए थे ना कि ये अगर पेल्विस में चला जाए या स्कैपुला में हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कॉन्ड्रोसार्कोमा कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, हमारा बोन है, ठीक है, और इसके बोन के ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से कॉर्टेक्स होते हैं। मेनली जो हमारा इंडोकॉन्ड्रोमा होता है उसमें यहाँ पे इस तरह से होता है, कहीं पर भी कोई ना पेरिस्टोनियम को डिस्टर्ब करता है, नहीं कॉर्टेक्स को डिस्टर्ब करता है, कुछ को भी नहीं कहते, इस पर कॉर्टेक्स इंटैक्ट रहता है। मिनिमम थेलियर स्कैलोपिंग देखने को मिलता है, जिसको हम इरोशन कहते हैं। लेकिन ये कॉन्ड्रोसार्कोमा में क्या होता है, इस तरह से रहता है। इसके कारण इसमें कभी कभी पेन भी होते हैं, कॉर्टेक्स इफेक्ट होगा, ये जो सेलोपिंग है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब इरोशन। हम इसका ये इमेजिंग कैसे किए, तो कोई भी बोन है तो उसमें एक्सरे तो मेन होता है, और इसमें बोन स्कैन करते हैं। अगर ये बोन इन्फ्रैक्शन रहा तो कोल्ड होगा बोन, अगर इंडोकॉन्ड्रोमा रहा तो हॉट होगा। इसमें कोई भी बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगर पेन हुआ या इंडोस्टेरियल स्कैलोपिंग हुआ और इसमें ये क्या है, 2/3 से ज़्यादा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अगर ऐसे समझे तो वो होता है एक्सटेंडेड क्यूरेटेज, क्या, EXTEND, एक्सटेंडेड क्यूरेटेज। लेकिन क्या ये स्टार्टिंग में ही हो जाता है, नहीं, सबसे पहले जब तक सिम्टम नहीं आता है हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सर्जरी। ऑब्जर्व कीजिए, फॉलो अप कीजिए एक्सरे को 3 मंथ पे, 6 मंथ पे और ईयरली पे, उसके बाद उसका वर्कअप करना ज़रूरी नहीं है। अगर पेन हुआ तो चेक कीजिए कि पेन कहाँ पे हो रहा है, कोई अनदर सोर्स तो नहीं है। इंडोकॉन्ड्रोमा मेनली अगर मान लीजिए कि प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में हुआ है तो चेक कीजिए कहीं इम्पिंगमेंट या रोटेटर कफ टियर या अर्थराइटिस तो नहीं है। इनकॉन्ड्रोमा अगर हैंड और फीट में हुआ है और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मेनली हम देखते हैं तो उसको ट्रीट करते हैं सर्जिकली। अगर लेसन क्या हो, बिग हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, रिपीटेड फ्रैक्चर मेनली देखा जाता है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में इमोबिलाइज करते हैं फ्रैक्चर को, कैसे, तो स्प्लिंट को यूज करके, तब तक यूज करते हैं जब तक वो हील ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्यूरेटेज और बोन ग्राफ्ट किया जाता है। अगर लेसन लार्ज हो और बाद में पैथोलॉजिक फ्रैक्चर बन गया हो तो उसमें हम क्यूरेटेज और बोन ग्राफ्ट करते हैं।